हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ एजेस देखेंगे डीएफएस में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, तो इसको हम ध्यान से आराम से पढ़ेंगे। ऐसे ही बीएफएस में भी होती हैं टाइप्स ऑफ एजेस, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इससे पहले मैं आपको एक सजेशन दे देता हूँ, आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा होना चाहिए था। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डिस्कवरी टाइम, फिनिश टाइम एंड सो ऑन। तो अगर आपको वो सब आता है तो आज का लेक्चर आप बहुत अच्छे से पकड़ पाओगे, नहीं तो हो सकता है आपको शायद दिक्कत हो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो होगा क्या, ये टाइप्स ऑफ एजेस के लिए क्या क्या होता है। हमारे पास एक ग्राफ गिवन होगा, तो हमने एक डायरेक्टेड ग्राफ ले लिया। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ मतलब डायरेक्शन हमारे पास गिवन है, इसको आप डाइग्राफ भी कह सकते हो। और एक ये डीएफएस ट्रेवर्सल इसका गिवन है। और अब हम आपसे पूछ रहे हैं टाइप्स ऑफ एजेस बता दो। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसका डीएफएस ट्री बनाएंगे, जो हमारे को आता है हम कोशिश करते हैं। और अगर वही बात है, अगर एक ही ट्री बना तो ठीक है, मल्टीपल बने तो हम उसको फॉरेस्ट बोल देंगे, वो तो आप जानते ही हो। सो लेट मी डू इट, चेक करते हैं अभी क्या होता है। तो ए कह रहा है, ठीक है जी, ए से हमने शुरू करा, ए से आया बी पे। ठीक है, ए से आयो बी पे। ओके, तो लिखते चले जाना, ई वन है जो आपने लिखी है, और ये बी हो गया। ठीक है, अच्छा बी से फिर आप आए हो डी पे, ई थ्री से। ठीक है, ई थ्री से आप आए हो डी पे, डी के बाद आप आए हो ई पे। ई कहाँ है भाई, हाँ ये रहा। ई फोर एच से आए हो, ई फोर एच से आप ई पे आए हो। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप एफ पे आए हो, ई से एफ, ई फाइव एच से आए हो। ठीक है, ई फाइव एच से आए हो। उसके बाद फिर एफ के बाद आप सी पे आए हो, एफ से सी तो नहीं है रास्ता, तो मतलब बैक ट्रैक किया होगा। आप ऐसे देखो, देखो एफ से पहली बात तो इतनी बात करोगे कि डायरेक्टेड ग्राफ है, प्लीज ध्यान रखना, एफ से तो कोई रास्ता जाता ही नहीं है। अगर कहीं जा रहा होगा तभी तो जा पाओगे। सो द ओनली वे इज एफ से आपने बैक ट्रैक किया डी पे। और उसके बाद हम, एक मिनट रुको, हम एफ तक कर चुके हैं ना। एफ तक, एफ के बाद आपने सी किया, ठीक है, तो हम ऐसे कहेंगे एफ से वापस आप आए हो ई पे। सॉरी फॉर दैट, मैं मिस्टेक कर गया, डी पे नहीं ई पे। यहाँ से देखो ना, ट्री से भी देखेंगे, ई पे आए हो, और इधर से भी देख सकते थे एफ से, ई से एफ पे आए थे ना, तो वापस हम बैक ट्रैक करेंगे तो ई पे आएंगे। अच्छा जी, ई से फिर आप वापस बैक ट्रैक करें, डी पे आए। डी पे आने के बाद फिर आपने क्या किया, डी से फिर वापस बैक ट्रैक किया बी पे, बी पे। और बी से फिर वापस आपने बैक ट्रैक किया ए पे, और फिर जा करके सी पे आए हो। तो ठीक है जी, लो जी, ए से आए हो सी पे, दैट इज ई टू। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं और जा नहीं सकते थे। देखो एफ पे आप खड़े थे, एफ से तो कोई रास्ता ही नहीं था। फिर आप एफ से गए वापस ई पे, ई से भी सी का रास्ता नहीं है भाई, डायरेक्टेड है ये, प्लीज ध्यान रखना, ई से सी मत चले जाना। सी से ई रास्ता है, ई से सी रास्ता नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो ग्राफ थ्योरी देखो भाई, मैंने, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है भाई, सी से ई है, ई से सी तो नहीं है ना। रियल लाइफ एग्जांपल देखना, तो अगर आप दिल्ली गुड़गांव में रहते हो तो आपको पता होगा, एनसीआर में रहते हो तो दिल्ली में वो होता नहीं है क्या, वन वे कर रखा होता है, इस तरफ जाना इस तरफ वापस नहीं आना। तो वही कहानी है भाई, सी से ही रास्ता है लेकिन ई से सी रास्ता नहीं है। ठीक है, वो ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए। तो अब रियल लाइफ फॉर एग्जांपल, तो नजफगढ़ अगर आप गए हो तो आपको पता होगा, पहले इतना ज्यादा जाम लगता था, कहने की हद नहीं है। ठीक है, तो क्या किया गया, वो सर्कुलर रोड थी बेटा, तो कोई इधर से आ जाता था, कोई इधर से आ जाता था, तो उन्होंने एक तरफा कर दिया भाई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप नजफगढ़ से एंट्री ले रहे हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंट्री लेकर के अंदर दिल्ली में घुसोगे, और दिल्ली से आ रहे हो इधर हरियाणा की तरफ आना चाहते हो तो एंटी क्लॉकवाइज आकर के आप हरियाणा में एंटर होगे। तो अगर अगर आप दिल्ली से आ रहे हो और नजफगढ़ के अंदर घुसते हो, तो आपको अगर हरियाणा में आना है तो एंटी क्लॉकवाइज आना होगा, और अगर आप हरियाणा से आ रहे हो नजफगढ़ में घुसते हो और फिर वापस दिल्ली में कहीं और जाना है तो आपको क्लॉकवाइज जाना होगा। इस तरीके से इन्होंने कुछ कर रखा है, मतलब समझ लो एक डायरेक्शन में मूवमेंट दे रखे, तो वही चीज है। तो सी से ई आया लेकिन ई से सी रास्ता नहीं है, प्लीज ये ध्यान रखना। ठीक है, नजफगढ़ भी वैसे दिल्ली का ही पार्ट है, वो आपको पता होगा, पता नहीं क्यों है, मेरे को भी समझ नहीं आता आज तक, बहुत बेकार एरिया है। पर ठीक है जी, कर रखा है तो कर रखा है जी, क्या करें, पुराना एरिया है। चलो खैर, आओ वापस आओ। तो वहाँ मतलब सीधी बात करूँ तो बहुत अग्रेसिव लोग रहते हैं, थोड़ा पॉलिश वर्ड में यूज कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे होगे, बहुत अग्रेसिव लोग हैं वहाँ के। ठीक है ठीक है जी, चलो आओ। हाँ जी, तो समझ में आ रहा था, एफ पे थे, एफ से तो कोई रास्ता था ही नहीं, तो हम ऊपर चढ़े, ये अच्छा इधर आए ई पे। अच्छा ई से देखा सी का रास्ता नहीं है, क्योंकि हम सी पे आए ना बाद में। हाँ जी, तो ई से भी सी का रास्ता नहीं, तो फिर वापस बैक ट्रैक करा, डी पे आए। डी से सी का रास्ता नहीं है जी, फिर डी से फिर बैक ट्रैक करा हमने, बी पे आए, है ना, समझ रहे हो ना, डी से बी पे आएंगे। फिर बी पे आने के बाद भी रास्ता देखा सी का नहीं है, फिर वापस बैक ट्रैक करा, ए पे आए। हाँ, ए से रास्ता दिख रहा था सी का, तो ठीक है जी, हम ऐसे आए होंगे। ठीक है जी, सी के बाद आप जा रहे हो जी पे। तो अब जी पे कैसे जाएं भाई, सी से तो कोई रास्ता और है नहीं जी तक का, तो सी से किया बैक ट्रैक।
वापस ए पे आए। अच्छा, ए से भी आपको पता रास्ता नहीं है जी का, तो भैया खत्म करो इसकी कहानी। तो एक ये ट्री बन चुके, अब दूसरा बनेगा जी, ठीक है ना। और वैसे भी आप समझ पा रहे हो कि जी पे कोई इनकमिंग एज है ही नहीं, तो जी तक तो तुम पहुंच ही नहीं सकते किसी भी हाल में। तो दोबारा से आप समझ पा रहे हो कि भाई ये डीएफटी का कमाल होगा, डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल का, है ना। क्योंकि ये सारे हो चुके, तो अभी कुछ जीरोस बच रहे होंगे वीसी डायरे में, तो उस चक्कर में आई होप आप समझ पा रहे होगे। हाँ भाई, तो जी आया होगा, और फिर जी से एच है, तो ठीक है जी, जी से एच। तो हमने ये एक किस्म से फॉरेस्ट बनाया है जी, है ना। डीएफएस ट्री, या बोल दो डीएफएस ट्री तो नहीं कहना चाहिए, डीएफएस फॉरेस्ट कहना चाहिए। ट्री क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि ट्री इज अनडायरेक्टेड। चलो यहाँ अनडायरेक्टेड है, तो बस ऐसे बात करो, मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ इज नोन एज ट्री, ऐसे बोलते थे ना डेफिनेशन में। तो कनेक्टेड तो नहीं है ना, ये तो दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो ट्री नहीं है, ये फॉरेस्ट है। यार वो ग्राफ थ्योरी वाली बातें आपको पता होंगी, ठीक है, मारो गोली इन सब बातों को, मेन जो बात है उस पे आओ। फाइनली आपको ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई है, ट्री कैसे बनाया है बेटा हमने, है ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, तो ये हिल रहा है क्या, चलो इकट्ठा पकड़ते हैं, हाँ जी। अरे भाई, क्यों गड़बड़ कर रहा है ये, एक सेकेंड बस। हाँ, हो गया। हाँ जी, तो ये हमारा ट्री था, सॉरी फॉरेस्ट था। अच्छा, अब इसमें एजेस की कहानी करते हैं। तो जी से एच हमने कौन सी एज लिया बेटा, E6 लिया है, E6। अब मैं क्या कहूंगा, ये जो एजेस है ना, ये सारी डीएफएस फॉरेस्ट का पार्ट है, तो उनको हम बोल देते हैं ट्री एजेस। तो ये होगी हमारी पहली टाइप ऑफ एजेस। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहली आ रही है जी ट्री एजेस। क्या होती हैं ये एजेस, विच आर पार्ट ऑफ डीएफएस ट्री और फॉरेस्ट। ट्री बोल दो या फॉरेस्ट बोल दो, ठीक है। तो जो ट्री होगा तो भाई एक ही होगा, तो ट्री बोल देना, मल्टीपल होंगे तो फॉरेस्ट बोल देना। अभी बहुत सारे पेड़ होते हैं एक जगह पे, तो उसको फॉरेस्ट नहीं कहते, वही चीज है। तो एजेस विच आर पार्ट ऑफ डीएफएस, दीज आर नोन एज डीएफएस ट्री और फॉरेस्ट, दीज आर नोन एज ट्री एजेस। बात आ गई पकड़ में। अच्छा जी, तो अब हमारे पास ट्री एजेस कौन कौन से हो जाएंगे, E1 E2 E3 E4 E5 E6, ये सारी की सारी हैं। तो हम क्या कहेंगे, E1 E2 E3 E4 E5 और E6, ये 6 हैं बेटा ट्री एजेस। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मजाक नहीं है। कैसे क्वेश्चन आएगा, ये आपको डायग्राफ दे देगा और ये आपको डीएफएस फॉरेस्ट दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी ट्री एज है, तो आप एक झटके में बता सकते हो, जो भी पार्ट होंगी वो सारी ट्री एजेस हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद अगली होती है जी हमारे पास फॉरवर्ड एज। फॉरवर्ड एज, अच्छा फॉरवर्ड एज क्या होती है भाई, वो होगी एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ, एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ, ठीक है। एंसेस्टर जो मतलब पुरख पुरख जो पुराने लोग होते हैं, जैसे आपके दादा परदादा, वो एंसेस्टर हो गए ना। एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ, बेटा पोता और वो सब, वो डिसेंडेंट हो गए, ठीक है। तो एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ जो एज आती है, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड एज। भाई आगे आ रहे हो, फॉरवर्ड नहीं चल रहे क्या, एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ आ रहे हो। अब आपके दिमाग में उठेगा व्हाट इज एंसेस्टर एंड व्हाट इज डिसेंडेंट। तो डिसेंडेंट बेटा बड़ा आसान है। डिसेंडेंट कौन होता है, ये देखो, अगर आप किसी का डिस्कवर टाइम, किसी भी वर्टेक्स का डिस्कवर टाइम, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ dt, ठीक है। ये डी डी लिख देते हैं, डिस्कवर टाइम। डी ऑफ वी जो है, वो आपका एक फिक्स रेंज में आता है, किसमें, आपके किसी वर्टेक्स से यू, यू से ये बड़ा है और एफ यू से अगर छोटा है, तब हम क्या कहेंगे, v इज डिसेंडेंट ऑफ u। मतलब क्या हुआ, जो डिस्कवर टाइम है v का, सीधी बात करो, जो डिस्कवर टाइम है v का, वो इन बिटवीन है डिस्कवर टाइम u और फिनिश टाइम u के बीच का अगर है, तब हम क्या कहेंगे, v इज डिसेंडेंट ऑफ u। भाई सीधी सी बात है, ये तो चलो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन होगी, मतलब टेक्निकल बात, एकदम मैथमेटिकल बात। इसको हम क्या लिखेंगे कि अगर ये सिनेरियो होगा तो हम क्या कहेंगे, v इज डिसेंडेंट ऑफ यू, ठीक है। v इज डिसेंडेंट ऑफ यू, कब, अगर ये सीन होगा तो। अब इसको विजुअलाइज कैसे करें, रियल लाइफ की बात करो। भाई आप जिंदगी में पहले आए थे या आपके पापा आए थे, आप बोलोगे सर कैसा सवाल है, ऑफकोर्स पापा आए थे। तो
पापा जब जिंदगी में आए और भगवान ना करे जब भी वो जाएंगे, पापा जिंदगी में आए और गए, तो उसके बीच में आप आए थे कि नहीं आए थे? उंगलियों पे ध्यान लगाओ मेरे। ठीक है, ये पापा इस टाइम पे आपके आए और भगवान ना करे कभी जाएं, बट यहाँ इस टाइम पे जाएंगे, तो बीच में आप कभी आए थे ना, तो आप कौन हुए अपने पापा के? डिसेंडेंट हुए कि ना हुए? बस वही चीज है। ठीक है, तो यही चीज है जी डिसेंडेंट की कहानी। तो मतलब एक वर्टेक्स डिस्कवर हुआ और वो फिनिश हुआ, उसके बीच में जो आएगा वो डिसेंडेंट कहलाया जाएगा। ठीक है। हाँ, लॉजिकली अगर आप बहुत देखोगे तो आप यूं कह सकते थे कि सर हमारे जो परदादा थे वो इस टाइम पे आए थे, इस टाइम पे गए थे, और मैं इस टाइम पे पैदा हुआ था, तो फिर मैं तो डिसेंडेंट ना हुआ उनका, है ना? ऑफ कोर्स आप ऐसे कैसे हो सकते हो, मतलब पर आप हो, लेकिन रियल लाइफ में आप ये सिनेरियो फॉलो कर रहे हो, है ना? बट हम कंप्यूटर की भाषा में ऐसे ही कहेंगे। समझ रहे हो? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके परदादा कभी आए थे और चले गए थे, आप उनको देखा भी नहीं, आप उनसे मिले भी नहीं, लेकिन फिर भी आप उनके डिसेंडेंट हो, बायोलॉजिकली हो, खून का रिश्ता है, एंड सॉन वो सब आप बोल सकते हो, लेकिन कंप्यूटर में वो सब कॉमन सेंस नहीं होती है। तो कंप्यूटर की भाषा में आपको ऐसे कहना है, एक वर्टेक्स डिस्कवर हुआ और वो फिनिश हुआ, उसके बीच में जो भी मिलेगा वो उसके डिसेंडेंट कहलाए जाएंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आओ पीछे। अब जैसे मैं बोलूंगा बी इज डिसेंडेंट ऑफ ए, वाई? क्योंकि ए का स्टार्ट टाइम अगर 1 था, उसके बाद फिर 2 पे स्टार्ट टाइम या डिस्कवर टाइम बी का हुआ होगा, ए का डिस्कवर टाइम 1 हुआ, तो बी का डिस्कवर टाइम 2 हुआ होगा, है ना? और उसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ पे ए जब खत्म होगा तो काफी देर बाद खत्म होगा, तो स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम के बीच में, या डिस्कवर टाइम और फिनिश टाइम के बीच में बी का डिस्कवर टाइम है, डिसेंडेंट है जी। खत्म कहानी। ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, मैंने आपको डेफिनेशन ही क्या समझाई है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो अब आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो ट्री में, अब बढ़िया बात बोलूं, ट्री में आप देख लो, बस जो डी है, हम क्या कहेंगे, पक्की बात है बी भी उसका उनका उसका एंसेस्टर है, और ए भी उसका एंसेस्टर है डी का। ऊपर देख लो बस, तो जो ऊपर है वो एंसेस्टर है और नीचे है वो डिसेंडेंट है, तो मतलब ऑफ कोर्स भाई देखो, डी के बाद आपने ये करा, तो डी जब आपका डिस्कवर हुआ होगा उसके बाद ही तो ई डिस्कवर हुआ होगा ना, और डी जब फिनिश हुआ है उससे पहले मतलब डिस्कवर और फिनिश के बीच में ही हमारा ई का डिस्कवर टाइम है, कॉमन सेंस से देख लो। ये तो खैर आप समझ ही पा रहे होगे, तो ये ट्री बनाने का फायदा है बेटा। तो ट्री बनाने से ना हमारे को बड़ी जल्दी पता लगता है कौन एंसेस्टर है और कौन डिसेंडेंट है। टेक्निकल डेफिनेशन भी समझ में आ चुकी है और ट्री से आपको समझ में आ चुकी है। अब ई का एंसेस्टर कौन है भाई, डी भी है, बी भी है और ए भी है। अच्छा, ई का डिसेंडेंट एफ है। अब एक मजे की बात मैं पूछता हूँ आपसे, सी और ई में क्या रिलेशन है? क्या सी एंसेस्टर या डिसेंडेंट है ई का? बोलोगे कि ऊपर है तो होगा, अरे नहीं बच्चे नहीं, यहाँ से यहाँ कहीं एज उज है, कहीं कोई एज वगैरह नहीं है, तो नहीं है जी ये। ठीक है, पाथ होना चाहिए। अब देखो ना, ए से ई तक का पाथ है, ऐसे ऐसे करके, नो डायरेक्ट पाथ ना हो, पाथ तो है ना, तो ठीक है जी, वो एंसेस्टर हो जाएगा। ए से ई का रास्ता है तो ए इज एंसेस्टर ऑफ ई। ठीक है ना? और उल्टा देखो, ई से मतलब ए से ई तक रास्ता है तो मतलब ए इज एंसेस्टर ऑफ ई, तो आप ऐसे बोल सकते हो ई इज डिसेंडेंट ऑफ ए। भाई अगर ए एंसेस्टर है ई का तो ई डिसेंडेंट भी तो होगा ना ए का, बिल्कुल सीधी बात है। अब सी की कहानी में ऐसे क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि आप स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम के हिसाब से देख लो भाई, 1 पे शुरू हुआ होगा ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, फिर ये 6 पे खत्म, ये 7 पे खत्म, ये 8 पे, ये 9 पे, और फिर इधर आकर के आप आगे हो गए इधर 10 और इधर 11 और फिर इधर 12। तो एक ए का तो पक्की बात है जी, सी हमारा डिसेंडेंट है ही है, लेकिन ई का नहीं है जी। क्यों? क्योंकि ई का जो स्टार्ट टाइम था 4 था और फिनिश टाइम 7 था, इसके बीच में सी का टाइम नहीं आ रहा, सी का टाइम 10 आया जी। समझ रहे हो ना? डिस्कवर टाइम सी का 10 है और ई का स्टार्ट टाइम 4 है और फिनिश टाइम 7 है, तो 4 से 7 के बीच में जो भी आया होगा वो इसका डिसेंडेंट जरूर रहा होगा। तो 4 से 7 के बीच में 5 है जी, तो एफ इसका डिसेंडेंट जरूर है। समझ में आया ना? तो आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो सी ई का एंसेस्टर नहीं है और डिसेंडेंट भी नहीं है, कुछ नहीं है जी, मारो गोली इसको। ठीक है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। पकड़ में आ गई बात? तो बस एज से आप देख सकते हो, शॉर्टकट ये है बढ़िया, एज से आप देख लो भाई रास्ता है, अगर है ना आपको दिखता है कि रास्ता है तो वो हो जाएगा भाई एंसेस्टर डिसेंडेंट वाली कहानी, रास्ता नहीं है तो नहीं है जी। आप सीधी बात करो, ई और जी कोई रिश्ता नहीं है इनका आपस में, एच का ई का कोई रिश्ता नहीं है जी आपस में, क्योंकि ये तो 12 के बाद यहाँ पे ये 13 पे शुरू हुआ होगा
उसके बाद ये 14 पे हुआ होगा, फिर ये 15 पे खत्म हुआ होगा और ये 16 पे जाकर ये खत्म हुआ होगा। तो 13 और 16 के बीच में 14 आ रहा है ना, तो एच भैया इसका डिसेंडेंट है जी का। वो तो दिख ही रहा है तुम्हारे को, आंख से भी दिख रहा है। ठीक है, तो यही ट्री का फायदा है, आंख से बड़ी जल्दी जल्दी दिखेगा और तुम अपना काम खत्म कर लोगे। तो सबसे बढ़िया बात क्या हुई, हमारे पास एक ग्राफ गिवन होगा, उसका डीएफएस गिवन होगा, आप उसका पहले फॉरेस्ट या ट्री जो भी बनता होगा वो बना लोगे। बनाने के बाद फिर सवाल आते हैं, ट्री एजेस कौन सी होती हैं, वो मैंने आपको बता दी, जो कि पार्ट है इसका फॉरेस्ट का, वो सारी ट्री एजेस हो जाएंगी। अच्छा, फिर अगली कौन सी एजेस बचती हैं जी, फॉरवर्ड एजेस। तो अब आपको डेफिनेशन समझ में आ चुकी है, फॉरवर्ड एज का मतलब क्या था, एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ। तो अब सीधी सी बात है भाई, ए से बी पे, ए से डी पे, ए से ई, ए से एफ, या बी से डी, बी से ई, बी से एफ, या डी से ई, ई डी से ई तो ठीक है, डी से ई तो हमने ले रखी है, डी से एफ बोलना। ठीक है, डी से एफ समझ में आ रहा है ना। ए से बी मत बोलना, क्योंकि ए से बी तो हमारी ट्री एज हो ही चुकी है। ए से डी बोलो, ए से डी अगर कोई एज होगी, देख लूंगा ग्राफ में, अगर कोई एज होगी ए से डी तो हम फॉरवर्ड एज बोलेंगे इसको। तो ए से डी देख लो भाई, E11 है, मैं बोलूंगा फॉरवर्ड एज है ये। तो E11 फॉरवर्ड एज है जी, मैं लिख देता हूँ E11 इज द फॉरवर्ड एज। अच्छा जी, उसके बाद ए से डी हो गया, ए से ई देख लो भाई, जो कनेक्टेड मतलब यहाँ से तो सीधी एजेस हमने यूज ही कर रखी है ना, तो आगे देखो ए से ई कुछ दिखती है, ए से ई ना जी, कोई एज नहीं दिखती। अच्छा, ए से एफ दिखती है कोई एज, हाँ ए से एफ दिखती है, कौन सी, E10। तो E10 भी फॉरवर्ड एज है जी, E10 भी फॉरवर्ड एज है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर बी से डी तो एज हो ही चुकी है, बी से ई देखना, बी से ई देखना जरा, बी से ई कोई एज है, ई इधर बैठा है, बी इधर बैठा है, ना जी कोई एज नहीं है। अच्छा जी, बी से एफ है कोई एज, बी से एफ ना जी कोई एज नहीं है। अच्छा जी, ई से एफ तो छोड़ ही देना, है ना। अच्छा अच्छा, बी से एफ हुआ था, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे डी से एफ, देखो डी से एफ कोई है, हाँ है, E9 है जी, डी से एफ तो फॉरवर्ड एज है, E9, E9 भी फॉरवर्ड एज है। अच्छा जी, अब ये जो है ए टू सी, ये तो भाई हो ही चुकी है यूज, तो और तो कुछ है नहीं। ठीक है, जी से एच भी यूज हो चुकी है, छोड़ो, हो गया वो सब भी। अच्छा, अब आ जाओ जी आगे, ये हमारी सारी फॉरवर्ड एज हो चुकी हैं, और कोई फॉरवर्ड एज मेरे ख्याल नहीं होगी, है ना। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने सारी पॉसिबिलिटी कवर अप कर ली है। ए से भी तो एज थी वो तो ई वन तो ट्री एज हो चुकी है, उसको तो मारो गोली। ए से डी, ए से ई, ए से एफ देख लेना, जो भी होगी वो पकड़ लेना। फिर बी से ई, बी से एफ वो भी पकड़ लेना जो भी होगी। डी से एफ, डी से ई मत देखना, डी से ई तो E4 है ही है, उसको छोड़ दो, डी से एफ देख लेना। अच्छा, और कुछ दिखता नहीं है भाई, सी से तो फिर यहाँ कहीं रिश्ते है ही नहीं, एंसेस्टर तो ए ही था ना इन सबका। ठीक है, अच्छा, और जी और एच, E6 था, तो और तो कुछ है नहीं, बस खत्म होगी जी कहानी हमारी। ठीक है, तो 3 हमारे पास फॉरवर्ड एज हैं। तो अच्छा, अब बात करेंगे दूसरे बैकवर्ड एज की। तो नाम से समझो जी, फॉरवर्ड होगी तो बैकवर्ड एज का क्या है, वो तो देखते समझ में आ रहा होगा। बैकवर्ड एज का मतलब क्या होगा, उल्टा। तो डिसेंडेंट से एंसेस्टर की तरफ जो भी एज जाएगी, डिसेंडेंट से एंसेस्टर उल्टा ना, बच्चे से पापा पे जो एज जाएगी दैट इज बैकवर्ड एज, उल्टी जा रही है ना एज। ठीक है जी, तो हाँ जी, तो आप उल्टा देखना पड़ेगा, मतलब एफ से ई। अब देखो ई से एफ एज है, तो एफ से ई की कोई जरूरी नहीं थी एज होती या नहीं होती, अगर एफ से ई एज होगी तो बैकवर्ड कहलाई जाएगी, है ना। ऐसे सारी देखनी पड़ेंगी, बट ऐसे ना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एफ से ई, एफ से डी, एफ से बी, एफ से ए एंड सो ऑन, ऐसा क्यों करें हम। ये ऐसे एज से देख लो ना, फटाफट पता लग जाएगा तुम्हारे को। ठीक है, तो हाँ अच्छा, और फिर मैं ऐसा करता हूँ, साथ साथ अगली भी लिख देता हूँ। तो डिसेंडेंट से एंसेस्टर की तरफ जो होगी वो बैकवर्ड एज हो जाएगी, और उसके बाद लास्ट एक बचती है, दैट इज क्रॉस एज। क्रॉस एज, क्रॉस एज मतलब नाम से समझो भाई, क्रॉस एज कौन सी होगी, जो रिश्तेदारों में नहीं होगी, मतलब एंसेस्टर या डिसेंडेंट कुछ नहीं है, ऐसी बस एजेस जा रही हैं दो वर्टिसेस के बीच में। तो दो वर्टिसेस ऐसे हैं जो कि कुछ नहीं है आपस में, इनका कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी उनके बीच में एज है, तो हम उसको क्रॉस एज का नाम देंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, क्रॉस काटा लग रहा है ना भाई, इसलिए हम इसको क्रॉस एज कहेंगे। जैसे सी से बी पे जा रही हो, सी से डी पे जा रही हो, सी से ई पे, सी से एफ पे एंड सो ऑन, सारी क्रॉस एज होंगी। ऐसी जी से बी पे जा रही हो, या एच से सी पे जा रही हो, एच से डी पे जा रही हो एंड सो ऑन, वो सब हमारी क्रॉस एजेस होंगी, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा, समझ में आया होगा हमने क्या कहा, मतलब जो रिश्तेदार नहीं है ना आपस में, उनके बीच में एज जाएगी, दैट इज क्रॉस एज। ठीक है, जो रिश्तेदारों में जा रही होगी, एंसेस्टर डिसेंडेंट, एंसेस्टर से डिसेंडेंट में नीचे मतलब फॉरवर्ड एज, और डिसेंडेंट से एंसेस्टर की तरफ पीछे जा रहे हो तो बैकवर्ड एज, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब जो जो एजेस बच रही थी फटाफट से उनकी कहानी कर लेते हैं। मैं यहाँ से ना काटता जाता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा हमारे पास, है ना। सो E1 से E6 तो पहले ही काट दो, इनकी तो बात ही मत करो, या चलो एक एक करके देख ही लेते हैं, जो नंबर तो हमने दे रखा है। E1 से E6 की तो कहानी हमने कर ही रखी है, ये सारी अपनी हमारी वो थी ट्री एजेस थी।
अब और देख लो, जैसे E12 देखो, E12 सी से ई पे जा रहा है, सी देखना कहाँ है और ई देखना कहाँ है, सी से ई पे जा रहा है, क्रॉस है जाए भाई, है ना, कोई रिश्ता नहीं है इनका आपस में। ये 10 और 11 था, और ई देख लो भाई, ये 4 7 था, तो आई थिंक ये सभी मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको ट्री से देखते समझ में आना चाहिए, कोई रिश्ता नहीं है इनका आपस में, मारो गोली इनको, क्रॉस एज है, सी से ई वाली क्रॉस एज है, मतलब E12 इज द क्रॉस एज। ठीक है जी, E12 इज द क्रॉस एज। अच्छा जी, उसके बाद फिर E13 बताओ अभी, सी से डी पे जा रही है, सी से डी, सी कहाँ बैठा है, डी कहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है, डी यहाँ बैठा है, फिर वही बात है, क्रॉस एज है। कौन सी थी सी से डी, E13 थी, E13 इज द क्रॉस एज। अच्छा जी, और देखो भाई, 12 हो गया, 13 हो गया, ये सब हो चुका है। E11 की तो मेरे ख्याल में बात कर ही चुके थे, ए से डी फॉरवर्ड एज थी वो। हाँ, E10 की कहानी कर चुके हैं हम। अच्छा जी, E10 की भी हो चुकी है, E11 की भी हो चुकी है, ये सब हो चुकी हैं। 14 की बचती है, जी से बी, तो जी कहाँ बैठा है, इधर बैठा है, बी किधर बैठा है, जी इधर बैठा है, क्रॉस आ जाए जी, जी से बी क्रॉस आ जाए। जी से बी वाली कौन सी है, नंबर बताओ भाई, E14 है, तो E14 है जी क्रॉस एज। और उसके बाद फिर एच टू डी, E8 है, एच इधर बैठा है, डी इधर बैठा है, वो भी क्रॉस एज जाएगी, E8 भी क्रॉस एज जाएगी। अच्छा जी, और कोई बचती है, E7 कहाँ है भाई, हाँ E7 यहाँ बैठी है, ई से ए, वही मैं देख रहा था कहीं कोई और बैकवर्ड है तो दिखी नहीं भाई, दिख गई मेरे को, ई से ए, ये बैकवर्ड एज है ना, कौन है ये, E7 है जी, तो E7 इज द बैकवर्ड एज, बैकवर्ड एज अभी तक हमारे को कोई दिखी ही नहीं थी, E7 इज द बैकवर्ड एज। और देखो अभी कोई रहता नहीं गई है ना, E1 to E6 तो हो ही चुका था, 7 बैकवर्ड होगी, 8 कहाँ है भाई, ये रही, वो हमने देखी थी क्रॉस एज। 9 डी से एफ क्रॉस एज, E9 हमने लिखी है क्रॉस एज में, हाँ E9 लिखना भूल गया हूँ, E9 क्रॉस एज है। अच्छा जी, 10, ये मेरे को याद हो गया अभी, बी से डी देख लो ना, बी, अच्छा सॉरी, सॉरी फॉर दैट, बी से डी, सॉरी डी से एफ था ना, E9, डी का और एफ का है, हाँ ये रहा, डी से एफ, फॉरवर्ड आ जाए भाई, डी से एफ का रास्ता है ना, ये एंसेस्टर है और ये डिसेंडेंट है ना, और ये 3 से 8 के बीच में आ रहा है, डिस्कवर टाइम 5 का, ठीक है, तो फॉरवर्ड एज होनी चाहिए थी, E9 शुड बी फॉरवर्ड एज ना, फॉरवर्ड एज, E9 इज फॉरवर्ड एज, लिखा हुआ होगा मेरे ख्याल, मैंने हाँ लिखा हुआ है E9 फॉरवर्ड एज में, देख लो। अच्छा जी, E10 की कहानी करो, E10 का है जी, ए से एफ है, फॉरवर्ड एज है, वो लिखी हुई है हमने। E11 यहाँ से ए से डी, फॉरवर्ड एज है जी, ए से डी देखो रास्ता है ना, तो फॉरवर्ड एज है, 11 हमने लिखी हुई होगी, लिखी हुई है 11। अच्छा जी, 12 कहाँ है भाई, 12, 12 ये रही, सी से ई, ये आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, क्रॉस एज है, सी से ई क्रॉस एज है, E12 हमने लिखी हुई है, देख लो। उसके बाद 13 14 भी हमने कर रखा है, छोड़ दो उसको, और बस, और तो कोई है ही नहीं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, हो गया जी काम हमारा फाइनल खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 4 तरीके की एजेस होती हैं बेटा, जब भी हम डीएफएस करते हैं, ये डायरेक्टेड ग्राफ की कहानी थी, प्लीज ध्यान से देख लो, एजेस है, ये डायरेक्टेड एजेस है ना, तो टाइप्स ऑफ एजेस इन डीएफएस ऑफ डाइग्राफ मैं बोल रहा हूँ, प्लीज, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए है ये सारी कहानी। ठीक है, कौन सी फॉरवर्ड, कौन सी बैकवर्ड, कौन सी क्रॉस एज और कौन सी ट्री एज, 4 तरह के एजेस हैं, वो हमने सारी देख ली हैं। तो जस्ट टू समराइज, 4 तरीके की एजेस हैं, टाइप्स ऑफ एजेस इन डीएफएस, तो कौन कौन सी है, मैं नीचे इधर करके लिख देता हूँ। सबसे पहली है जी ट्री एजेस, देन फॉरवर्ड एज, देन बैकवर्ड एज, एंड देन क्रॉस एज। तो ट्री एजेस जो बीएफएस ट्री या फॉरेस्ट जो भी बोल दो उसका पार्ट है। फॉरवर्ड एज ऑफ कोर्स नीचे एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ, बैकवर्ड एज डिसेंडेंट से एंसेस्टर की तरफ उल्टा, और क्रॉस एज कुछ नहीं है जी, डिसेंडेंट है और एंसेस्टर का कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे ही कोई भी दो वर्टिसेस है उनके बीच में, कोई रिश्तेदारी नहीं है उनके बीच में, तो दैट इज द क्रॉस एज। अच्छा, अब एक बात ये भी ध्यान रखना बेटा, जो बैक एज होती है ना, डी से ई, जो ये डिसेंडेंट से एंसेस्टर की तरफ मतलब उल्टी जाएगी, बैकवर्ड, तो यहाँ से देखना, ये बैकवर्ड एज थी ना, ई से ए, तो अगर मैं ई से ए एज खींच देता इस ट्री में, तो एक साइकिल बन जाती कि नहीं,
साइकिल बन जाती ना, तो जो भी बैकवर्ड एज होती है वो साइकिल डिटेक्शन में यूज होगी, ध्यान रखना। बीएफएस और डीएफएस दोनों की ही एक बड़ी अच्छी एडवांटेज होती है, या यू कैन से एक एप्लीकेशन होती है कि ग्राफ में साइकिल है या नहीं, पता लगाना कि गिवन ग्राफ इज साइक्लिक और नॉट। साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक साइकिल है होनी चाहिए ग्राफ के अंदर। तो साइकिल कैसे पता लगती होगी, बैक एजेस के थ्रू पता लगती होगी। वो बातें खैर हमने आगे कर दी हैं, बट एक बढ़िया बात आपको यहीं से समझ में आ रही होगी कि बैक एजेस आर द मेन कॉज ऑफ साइकिल इन द ग्राफ। ठीक है, तो बैक एजेस आर द मेन कॉज ऑफ साइकिल इन द ग्राफ। तो ग्राफ में साइकिल है या नहीं है, बैक एज देखो भाई, बैक एज दिखती है तो साइकिल होगी होगी। ये देख लो ना, साइकिल ए से सी से ई से ए वापस आ रहे, साइकिल बन गई, ये बात खत्म। तो ग्राफ अगर साइक्लिक होगा तो उसमें बैक एज जरूर होगी, खत्म कहानी। और बैक एज है तो साइकिल होगी होगी, दोनों बातें हैं। बैक एज है तो साइकिल होगी होगी, और साइकिल है तो बैक एज होगी होगी। तो इफ एंड ओनली वाली बात आ जाएगी। ग्राफ इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ देयर इज बैकवर्ड एज इन द गिवन ग्राफ। बैकवर्ड एज क्या है वो भी आप समझ चुके हो, ठीक है जी। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ तक हमारे को काफ़ी हद तक समझ में आ चुका है। डायग्राफ की हमने इस लेक्चर में कहानी करी है, टाइप्स ऑफ एजेस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ये ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें बात करेंगे। तो हम टाइप्स ऑफ एजेस इन डीएफएस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। अच्छा, और ये हम पूरा मतलब देखेंगे अच्छे से ऑफ कोर्स। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है क्रॉस एजेस से रिलेटेड, वो सारी कंफ्यूजन मैं आपकी नेक्स्ट लेक्चर में दूर करूंगा। क्रॉस एज होती है नहीं होती है, क्या है कैसे है, क्यों नहीं होती है, एंड सब अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं कर सकता हूँ बट यू विल गेट कंफ्यूज, उसका कोई फायदा नहीं है। अभी अच्छे से ये सब आप विजुलाइज करो, फॉरवर्ड एज बैकवर्ड एज एंड सॉन, ये सब क्या था। डायरेक्टेड ग्राफ में तो साफ सुथरा था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। अनडायरेक्टेड में थोड़ा सा काम टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बट उसको हम ठीक करेंगे, आराम से समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है। आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।